तो पहली बात कि बहुत सारे ऐसे फंडामेंटल सवाल आते रहेगा, और फंडामेंटल सवाल का उत्तर देने का साफ साफ होता है कि आप एकदम से आंख बंद करके नहीं, आंख खोल करके, दिमाग का कोना कोना खोल करके पढ़ो और तोड़ तोड़ करके पढ़ाई करो। ठीक है, तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब मैं अभी आपसे फटाफट 10 सवाल पूछने जा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि सबके सब पक्का पक्का आंसर दोगे। क्वेश्चन नंबर 1 कि न्यूक्लियस को सेल का कंट्रोलिंग हेड या बॉस क्यों कहते हैं? तो क्या कहोगे? सेल का कंट्रोलिंग हो हेड या बॉस इसलिए कहते हैं क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या है? डीएनए। क्योंकि कंट्रोलिंग हेड क्यों कहते हैं? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर सेल का क्या है? सवाल नंबर 1, न्यूक्लियस को सेल का कंट्रोलिंग हेड क्यों कहते हैं? सेल का कंट्रोलिंग हेड या बॉस इसलिए कहते हैं क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर सारा का सारा जेनेटिक प्रोग्राम, सारा का सारा प्रोग्रामिंग कहां पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर। और प्रोग्रामिंग करने वाला कौन है? वो डीएनए। क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे इस डीएनए के कारण सारा प्रोसेस यहाँ तक हुआ है। नए सेल के बनने में भी डीएनए का योगदान है। और डीएनए खुद कहां बैठा हुआ है? तो डीएनए बैठा हुआ है इस न्यूक्लियस के अंदर बैठा हुआ है। और इस यही डीएनए बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन क्या बना रहा है? ये आरएनए बना रहा है। कितने तरह का आरएनए बनता है? तो 3 तरह का। कौन कौन सा? पहला है मैसेंजर आरएनए। ये कौन सा है? मैसेंजर आरएनए। दूसरा क्या हो गया? राइबोसोमल आरएनए। तीसरा क्या हो गया? ट्रांसफर आरएनए। तो 3 तरह का आरएनए है। मैसेंजर आरएनए का मेन रोल होता है, इसलिए मैसेंजर आरएनए को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्टोम्स। क्योंकि ये प्रोडक्ट इसका है तो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोडक्ट है, और जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोडक्ट होता है उसे क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्टोम्स। तो एक्चुअल ट्रांसक्रिप्टोम्स कौन होगा? तो एक्चुअल ट्रांसक्रिप्टोम्स होगा मैसेंजर आरएनए। इसके अलावा आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। भाई मैसेंजर आरएनए डीएनए के मैसेज को लाने का काम करता है, कहां पे? राइबोसोम पे, ताकि प्रोटीन बन सके। जबकि राइबोसोमल आरएनए का काम क्या होता है? तो राइबोसोमल आरएनए का काम, राइबोसोम का ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो बर्तन है, इस बर्तन को बनाने का काम करता है। मतलब इसका जो खपत होगा वो राइबोसोम बनाने में हो जाएगा। तो राइबोसोम किससे बना हुआ होता है? तो आरएनए और प्रोटीन से बना हुआ होता है, और वहां पे यही वाला आरएनए है। और इस टीआरएनए का काम क्या है? भाई प्रोटीन बनने के लिए कुछ तो चाहिए। तो प्रोटीन बनने के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन बनने के लिए चाहिए अमीनो एसिड। तो टीआरएनए क्या करेगा? अमीनो एसिड को, ठीक है, वो उसको पकड़ पकड़ के लाएगा इससे राइबोसोम पे, और इस सप्लाई करेगा यहाँ पे। तो मैसेज कौन लेके आ रहा है? मैसेंजर आरएनए। राइबोसोम कौन बना रहा है? राइबोसोमल आरएनए। टीआरएनए क्या कर रहा है? ट्रांसफर कर रहा है। किसका ट्रांसफर कर रहा है ये? तो अमीनो एसिड का ट्रांसफर कर रहा है ये। और ये सारे अमीनो एसिड एक एक करके यहाँ पे क्या होगा? जुड़ जाएगा। और जुड़ने के कारण क्या होगा? यहाँ पे एक प्रोटीन का लंबा सा यहाँ पे चेन बन जाएगा। और इसलिए ये जो प्रोटीन यहाँ पे बन रहा है राइबोसोम के अंदर, इसलिए राइबोसोम को क्या बोलते हैं? सेल का प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। ये भी याद रखना आप लोग। और इस सारा काम, ट्रांसलेशन वाला जो सारा काम है, उस सेल के साइटोप्लाज्म में हो रहा है, जबकि ट्रांसक्रिप्शन वाला सारा काम कहां पे हो रहा था? ये काम न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। अब इस प्रोटीन के बनने के बाद इस प्रोटीन का आगे का क्या हो रहा था? तो प्रोटीन का ईयर में जाके क्या होगा? इसका ग्लाइकोसाइलेशन होगा। मतलब प्रोटीन के ऊपर एक कवरिंग चलेगा, एक लेयरिंग चलेगा, सो दैट ये जो न्यूली फॉर्म जो प्रोटीन है, ये जो नेसेंट प्रोटीन है, ये नवीन जो प्रोटीन है, ये अभी अभी जो बना है, ये सेल के साइटोप्लाज्म में अगर खुले हुए में आ गया तो ये डिग्रेड ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पे कई तरह का एसिडिक एंजाइम पाया जाता है, और ये एसिडिक एंजाइम इस प्रोटीन को नष्ट कर देगा, डिग्रेड कर देगा, बर्बाद कर देगा, बेकार हो जाएगा। तो बर्बाद ना हो, बेकार ना हो, तो जरूरी क्या? प्रोटीन बचा रहे। और बचे रहने के लिए क्या होगा? ये जो प्रोटीन है ये कहां पे जाएगा? ये यहां से ईआर से कहां जाएगा? गोल्जी में जाएगा, जहां पे सेकेंड राउंड का कवरिंग उस प्रोटीन पे होगा। और सेकेंड राउंड के कवरिंग के बाद वो प्रोटीन अब गोल्जी के द्वारा पैकेज बना करके, जैसे खाना जाता है टिफिन में पैक होकर के, तो वैसे यहाँ पे पैकेज बन करके ये प्रोटीन कहां जाएगा? सेल के बाहर जाएगा, ताकि सेल के बाहर भी उसे कोई नष्ट न कर सके। और इस प्रकार से वो प्रोटीन किसी दूसरे सेल के काम में आ जाएगा, और जो प्रोटीन नहीं जा पाएगा वो प्रोटीन क्या होगा? इसी सेल के काम आ जाएगा।
और ये सेल उस प्रोटीन का यूज करके अपना स्ट्रक्चर बनाएगा। हम लोग किससे बने हुए हैं? प्रोटीन से बने हुए हैं, इसलिए प्रोटीन को क्या बोलते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक फैक्टर ऑफ द बॉडी। अब सेल के अंदर जो प्रोटीन है उस प्रोटीन का यूज करके सेल क्या करेगा? नए सेल का निर्माण करेगा। कैसे नए सेल का निर्माण होगा? जो प्रोटीन का यूज करेगा, उस प्रोटीन को यूज करके सेल का साइज बढ़ेगा, साइज एक लिमिट पे पहुंच जाएगा और एक लिमिट पे जाने के बाद अब सेल को, ठीक है, अगर वो डिवाइड नहीं होता है तो सेल बर्स्ट कर जाएगा, और बर्स्ट होने का मतलब हुआ वो अपना स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी वो क्या होगा? खो देगा, वो सेल बेकार हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो सेल अपना स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ना खोए, अपने स्ट्रक्चर को बनाए रखे, तो बेहतर क्या है कि डिवाइड हो जाओ। इसलिए कभी कभी बंटवारा भी जरूरी होता है, सो दैट कि दो लोगों का घर शांति से रहे। और सेल भी यहाँ पे इसी स्ट्रेटजी को अपनाता है, जब देखता है कि बहुत सारा खा पी कर मोटा हो गया है, एकदम पूरा भर गया हुआ और फटने वाले, तो बढ़िया क्या है? डिवाइड हो जाओ, और एक सेल से दो सेल बन गया, और इस प्रकार से नए सेल बनता है। और मैंने दूसरा क्या कहा था कि यहाँ पे अब क्या होगा? एक बात याद रखना, पहली बात कि ये जो सारा प्रोसेस है डीएनए से लेकर के नए सेल बनने का, ये सब तय कौन करता है? डीएनए तय करता है। और डीएनए कहाँ पे है? सेल के न्यूक्लियस के अंदर में है। और चूंकि डीएनए तय करता है, इसलिए हम लोग, ठीक है, चूंकि डीएनए तय करता है और डीएनए न्यूक्लियस के अंदर में है, इसलिए न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलते हैं? कंट्रोलिंग हेड ऑफ सेल्स और बॉस ऑफ सेल्स। इतना शायद क्लियर हो गया होगा। अरे हुआ या नहीं हुआ? आई होप इतना हो गया। आगे की बात दूसरा राउंड में समझ लो कि अब इस न्यूक्लियस को अगर बाहर हटा दिए तो सेल के अंदर पहले से जो प्रोटीन बना हुआ था, भाई वो प्रोटीन जो पहले से स्टोर प्रोटीन है उसका, ठीक है ना, उसका यूज कितना देर कर पाएगा? जमा धन कितना देर रहेगा? तो जो जमा धन यहाँ पे प्रोटीन है ये कितने वक्त तक रहेगा? ठीक है, एक समय आएगा कि सारा का सारा ये खर्च कर लेगा सेल, और जब ये पूरा का पूरा खर्च हो जाएगा तो सेल अब धीमे धीमे मर जाएगा। ठीक है, क्योंकि नया तो बन नहीं रहा है, नया प्रोटीन तो बन नहीं रहा है, तो नए सेल तो बनेगा नहीं। अब पुराना जो धन है वो खर्च हो गया, तो अब उसके बाद ये अब जिंदा रहेगा किसके बदौलत? तो ये अब जिंदा रह नहीं सकता है, क्योंकि प्रोटीन को हमने क्या भी कहा है? बिल्डिंग ब्लॉक फैक्टर। तो जब ये बिल्डिंग ब्लॉक फैक्टर ही नष्ट हो गया तो ये बिल्डिंग जो सेल का है ये कैसे रह पाएगा? इसलिए न्यूक्लियस को अगर बाहर करते हो तो सेल मर जाएगा। और ये बात जब रॉसलिन इंस्टीट्यूट एडिनबर्ग में जब क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, तो उस क्लोनिंग के दौरान भी ये बात स्पष्ट हो गया था कि न्यूक्लियस का क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो आई होप इतना सब लोग क्लियर हो गया। थैंक यू।